हमारा नेक्स्ट सेशन है जीवन प्रबंधन का मंत्र, जिसके लिए मैं हमारे लेखक नवीन कृष्ण राय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जिनके साथ चर्चा करेंगे डॉक्टर पारुल शारदा। थैंक यू। Naveen Krishna Rai. Naveen Krishna Rai is the author of a self-help book named Life Management and Senior Manager Government Affairs at the Indian Institute of Management IIM Indore. He is among the very few individuals who have gained first-hand experience working in areas related to all four pillars of democracy: bureaucracy, legislature, judiciary, and media. He has also stayed for almost a year in the left-wing extremist affected areas and worked with government institutions on various social issues to understand the ground reality of rural India. He provides training to the personnel of the Indian Revenue Services, State Police Services, Administrative Services, Judicial Services, and various paramilitary forces. He has trained more than 5,000 personnel on topics related to management and advises multiple government departments and other institutions in areas like police training, good governance, women and child welfare, urban development, industrial development, rural development, e-governance, entrepreneurship, and startups. We extend a very warm welcome to Mr. Naveen Krishna Rai from the Indore Literature Festival. Namaste to the team of Indore Literature Festival, Praveen sir, Naveen sir, for giving me the opportunity to moderate this session. सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने के पहले जो बुक का टाइटल है लाइफ मैनेजमेंट टाइटल लिखने के लिए जो एज रिक्वायर्ड होती है नवीन सर, वो एज आपकी दिखती नहीं, तो मैं जानना चाहूँगी और हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि आपकी वास्तविक उम्र क्या है, पहले आप वो बताएं। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा सच बताऊं तो मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। ये मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी उम्र कितनी है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने उतनी उम्र में यात्राएं कितनी की हैं, आपने कितना जीवन जिया है। तो वो चूँकि उम्र से काफ़ी बड़ा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये सब अपने अनुभव और सारी चीज़ें मैं उसके माध्यम से इस किताब में मैं रख पाया हूँ। जैसा आपने कहा कि आप जीवन में बहुत चले हैं, तो आज का जो युवा है क्या वो इस उम्र में उतना नहीं चल पाता? अगर नहीं चल पाता तो क्यों नहीं चल पाता, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। दरअसल होता ये है कि दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं, उन्हें कोई ट्रेन पकड़नी होती है कहीं जाने के लिए, अपने गंतव्य तक जाने के लिए। दूसरे वो होते हैं जिनके पीछे ट्रेन जा रही होती है, जिनके पीछे ट्रेन चल रही होती है। तो अगर पहले वाले लोग जो ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं, अगर वो असफल होते हैं तो उन्हें एक के बाद दूसरी ट्रेन मिल सकती है। दूसरी ट्रेन पकड़ के फिर वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो दूसरे वाले लोग होते हैं जिनके पीछे ट्रेन जा रही होती है, अगर वो असफल होते हैं तो उन्हें दूसरी ट्रेन नहीं मिलती, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति है कि आपके पीछे ट्रेन आ रही है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, भागना आपकी मजबूरी होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था असफल होना, इसलिए मैं कर पाया, और कुछ न कुछ तो प्रारब्ध भी रहा ही होगा। बहुत अच्छा बोले हैं आप। इसी लिंक को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूँगी, आपने भूमिका में मेंशन किया है लाइफ मैनेजमेंट पुस्तक जो है वो मैनेजमेंट का लोकतांत्रिकरण करने का प्रयास है। तो लोकतांत्रिकरण करने का प्रयास और मैनेजमेंट, ये इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। दरअसल मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के बहुत ही ग्रामीण इलाके से आता हूँ। मैं वहाँ देखा समाज, चूँकि मैं आईएम में भी 5-6 साल से हूँ, उस गांव के लोग, बच्चे
जो हिंदी भाषी होते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, बहुत कम आईएम और हार्वर्ड जैसे कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। बहुत कम को, वो चाहे संसाधन के अभाव में कहिए या उनको वैसा गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उसके चलते किन्हीं कारणों से वो इस तरह के संस्थानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी कुछ इस तरह की है कि उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषी लोग ही ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं, स्पेशली इस तरह के मैनेजमेंट के स्ट्रीम में। तो जब मैं यहाँ आया, सारी चीज़ें सीखा, देखा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो लोग जो इससे वंचित हैं, उन्हें भी, उन तक भी ये ज्ञान पहुँचना चाहिए। इसलिए अच्छा, अंग्रेजी में ढेर सारी पुस्तकें हैं, हिंदी में नहीं है। उनका अगर हिंदी में अनुवाद भी होता है तो वो उस तरह नहीं, सहज भाव से उस तरह के उदाहरण नहीं हो पाते हैं कि वो गांव के लोग रिलेट कर पाएँ। इसलिए मैंने इस किताब को गांव की कहानियों के माध्यम से वो सिद्धांत, वो कंसेप्ट मैनेजमेंट के मैं सिखाने का प्रयास किया हूँ, जो गांव का एक व्यक्ति जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता है, जो आईएम हार्वर्ड जैसे कॉलेज में नहीं पहुँच सकता है, वो भी सीख पाए, समझ पाए। तो इस तरह मुझे लगता है कि मैं इस मैनेजमेंट का के ज्ञान का लोकतांत्रिकरण करने का प्रयास किया हूँ। बहुत सुंदर। बात करें आपके चैप्टर नंबर 1 की, जिसका शीर्षक है हमेशा याद रखें कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। इस शीर्षक को लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा, नवीन जी? मुझे लगता है कि जीवन में अगर व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर खुद से यह पूछे कि वास्तव में मैं चाहता क्या हूँ, व्हाट आई वांट टू अचीव आउट ऑफ दिस। प्रवीण सर ने ये लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, मैं यहाँ आया और भी तमाम लोग यहाँ आए। अगर वो खुद से ये पूछ लें कि यहाँ हम क्यों आए थे, ये हम क्यों कर रहे हैं, कोई भी निर्णय हम वास्तव में ले क्यों रहे हैं, व्हाट आई वांट टू अचीव आउट ऑफ इट, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो चाहते हैं वो ज़रूर प्राप्त कर सकेंगे। अक्सर होता यह है कि हम चीज़ें करते समय उसके प्रवाह में, फ्लो में, अगल बगल के अन्य कारकों के प्रभाव में भूल जाते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। तो इस चैप्टर का यही है कि व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से कई बार पूछे कि वो वास्तव में चाहता क्या है, तो बाद में उसे किसी भी तरह पछताना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। पार्ट नंबर 2 का शीर्षक भी उतना ही रोचक है, बिना साहस के किसी भी प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं होता। इस शीर्षक के पीछे आपकी क्या कहानी रही और आपने जिन पात्रों को गढ़ा है वो किस उद्देश्य से गढ़ा है? अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी लाइन है कि यू कांट प्रैक्टिस एनी अदर वर्च्यू इफ़ यू आर नॉट करेजियस। अगर इतना बड़ा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सर आप तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाते हैं, अगर आप साहसी नहीं होंगे तो आप बड़े ख्वाब देख ही नहीं पाएंगे। आज से 10 साल पहले अगर आपके अंदर वो साहस नहीं होता तो आप ये निर्णय ले ही नहीं पाते कि नहीं ये इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज कराएंगे। ये कोई भी बड़ा निर्णय, लोग कैसे आएंगे, इतना बड़ा, इतनी सारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए, कोई भी वर्च्यू प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि उसे साहसी होना पड़ेगा। एक हिरण की जो अधिकतम स्पीड होती है वो होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक शेर की 65 होती है अधिकतम। लेकिन जब वो दौड़ाता है तो हिरण पकड़ा जाता है, क्योंकि भागते समय वो उसका साहस जवाब दे जाता है। उसके मन में एक भय अंदर चला जाता है कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। इस भय के कारण वो पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगता है, जिसके कारण उसकी गति कम पड़ जाती है। तो अगर उस हिरण के कान में कोई बता दे कि तुम तो इस शेर से तेज भागते हो, तो जीवन में कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा। उसी तरह कहीं ना कहीं हम मनुष्यों के कान में कोई बता दे कि यार तुम्हारी बहुत काबिलियत है, अगर तुम चाहोगे तो कर ले जाओगे, तो व्यक्ति कर ले जाएगा। तो हम जितने काबिल हैं, जितने संसाधन है हमारे पास, उसमें से भी पूरी कैपेबिलिटी और पूरी इफिशिएंटली उसको यूज़ करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम साहसिक निर्णय लें। हम वो निर्णय लें जब हमें लगे कि नहीं हम कर सकते हैं। हमारे कोई भी निर्णय वो भय पर आधारित नहीं होने चाहिए, हमारे हर निर्णय वो साहस पर आधारित होना चाहिए। इसका ये मतलब है।
तो क्या ये जो आपने किताब लिखी है, ये हमारे युवा साथियों के लिए कान में जो आपने बात बोलने की कही है, क्या ये वो बोलने का काम करेगी सर? बिल्कुल। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम युवा होते हैं, कक्षा 12 में होते हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं, तो हम बड़े बड़े ख्वाब देख रहे होते हैं कि आईपीएस बनेंगे, ये करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जिम्मेदारियों का जब बोध होने लगता है, तो हमारी वो महत्वाकांक्षाएं कम होने लगती हैं, हम डरने लगते हैं एक्चुअली। लेकिन वहीं पे कई लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, नहीं निकलता है, पीएससी की तैयारी करते हैं, या तो उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, वो कर ले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो लोग यूपीएससी के में सेलेक्ट हो रहे हैं उनसे वो कम बुद्धिमान होते हैं या कम होते हैं। कई लोग इवन और भी छोटी नौकरियों पे संतोष कर लेते हैं, अगर वो थोड़ा सा और साहस दिखाते हैं कि ठीक है, एक आध साल का और हम संघर्ष कर लेंगे। वो सिर्फ मसला साहस का है, बहुत बहुत कम का फर्क होता है। थोड़ा सा साहस दिखाने पे हम जीवन में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। अगला शीर्षक जो मैं बताना चाहूँगी वो है लक्ष्य निर्धारण के समय भविष्य को अनुकूल जबकि तैयारी के वक्त प्रतिकूल माने। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा सर? दरअसल अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर कमज़ोर है, आपके पास संसाधन कम है, तो एक तो आपको लॉजिकल नहीं सोचना चाहिए कभी भी, क्योंकि लॉजिक ये कहती है कि एक गरीब का बेटा अमीर नहीं बन सकता है, एक छोटे घर का लड़का बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। तो आपको एकदम बेअंदाज टाइप से सोचना चाहिए। कोई पूछे कि क्या चाहते हो, क्या सपना है, तो बोलना चाहिए कि पूरा विजयनगर खरीद लेंगे एक दिन, भले ही उसमें कोई लॉजिक ना हो, लेकिन बड़ा बड़ा ख्वाब हमेशा। क्योंकि अगर आप लक्ष्य निर्धारण के समय ही अगर सारी चीज़ों का आप मान लेंगे कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेंगी, तो ऑटोमेटिक आप छोटा लक्ष्य कर लेंगे। मैं तो इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं कि अगर प्रवीण सर अगर ये कार्यक्रम का आयोजन करने का सोच रहे हैं, अगर वो सोचने लगे कि कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, तो कोई बड़ा आदमी नहीं आया, तो वो कह दिया और बाद में नहीं आया, तो ये सब तो सोच लेंगे, तो वो कहेंगे कि कराना ही नहीं है। तो लक्ष्य निर्धारण के समय सोचिए कि सब चीज़ एकदम आपके अकॉर्डिंग होगी कि स्पॉन्सरशिप तो इस बार जो है 50 करोड़ मिलेगी और दुनिया का हर लेखक यहाँ पे हम लेते आएंगे। इस तरह सोच करके लक्ष्य निर्धारण करना है। एक बार निर्धारित कर लिए, लेकिन जब तैयारी करनी है तब मानिए कि सब कुछ हमारे अगेंस्ट होगा। हो सकता है कि वो नहीं आए, हो सकता है कि वो भी ना आए, हो सकता है दर्शक ना आए, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है बिजली कट जाए, हो सकता है एक जो जनरेटर वो भी खराब हो जाए। ये सब लेकिन तैयारी के समय करना है। निर्धारण करते समय मानिए कि पूरा ब्रह्मांड जो है आपको आगे बढ़ाने पर लगा हुआ है और बस कुछ भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। इससे हम लक्ष्य बड़ा निर्धारित कर पाएंगे। और तैयारी के समय जब हम सब कुछ खराब सोचेंगे तो असफल होने के चांसेस कम होंगे। इसमें मैं ये बताने का प्रयास किया हूँ। धन्यवाद। अगला शीर्षक जो जिसने बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया वो था अपनी पात्रता और काबिलियत में संतुलन बनाए रखें। ये यहाँ पे भी बहुत ढेर सारे लोग हैं, मैं बता रहा हूँ 90% लोगों के साथ ये रिलेट करेगा। कई लोग आपको मिल जाएंगे कह रहे वो कलेक्टर साहब, हम होते कलेक्टर तो इंदौर को ऐसे कर देते, वो प्रोफेसर पढ़ाने नहीं आता है। भाई आप क्यों नहीं बन गए? प्रोफेसर बनना तब आपको याद आ रहा है जब उम्र बीत गई, जब आपने वो प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी पात्रता नहीं हासिल की। कलेक्टर बनना आपको तब याद आ रहा है जब उस सब उम्र बीत चुकी है, आप वो यूपीएससी पीएससी का परीक्षा नहीं दे सकते, तब आपको याद आ रही है वो एसपी और कलेक्टर बनने का। जब समय था तब आपको नहीं याद आया। मैं बहुत ढेर सारे ऐसे लोगों को देखा हूं जो बहुत काबिल होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, उन पद पे बैठे हुए लोगों से ज्यादा काबिल होते हैं, लेकिन वो उस पद पर बैठने के पात्र नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब समय उनके पास था वो पात्रता अर्जित करने की, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तब वो ध्यान नहीं दिए कि कल को जाकर के ये अगर पात्रता नहीं रहेगी तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जब आपने पीएससी की नौकरी आपने क्यों कर ली? आप कह रहे हैं कि वो जो फ्रेश आईएएस आईपीएस आए हैं वो ठीक से काम नहीं कर, अरे 2 साल आप रुक के और तैयारी कर लिए होते। या आप ढेर सारे जर्नलिस्ट लोग
मैं तो कहता हूं कि जर्नलिस्ट सबसे, उसका दिमाग सबसे तेज होता है। अगर कलेक्टर बना देते, उनको किसी ऐसे पद पर रख देते, तो पता नहीं कहां चले जाते। अक्सर ऐसा होता है कि जब शार्प दिमाग होता है ना, तो बहुत ज्यादा इधर उधर घूमता है, कुछ भी करेगा। बड़े बड़े प्रोग्राम, जैसे बच्चे अक्सर कॉलेज और स्कूल में क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने में लगते हैं। वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी दिशा मिल जाए और वो ढंग से पढ़ भी लें, तो जीवन में बहुत बड़ा कर जाएंगे। तो युवाओं को, अपने बच्चों को ये हमेशा ध्यान दिलाना है कि आप काबिल हैं तो समय रहते पात्रता भी अर्जित कर लो, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज के लिए पात्रता जरूरी होती है। आप नहीं रहेगा तो आप फेल कर जाएंगे, आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो इसके माध्यम से मैं ये संदेश देने का प्रयास किया हूँ। बहुत सुंदर। अगला शीर्षक जो मैं सभी श्रोताओं के सामने रखना चाहूँगी वो है, मदद पाने के लिए सामने वाले को भी फायदा दिखाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लोगों से मदद मांगेंगे, लोग मदद नहीं करेंगे तो उनका कुंठा के शिकार होंगे कि वो मेरी मदद नहीं करते हैं। मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति कोई न कोई लड़ाई लड़ रहा है। मैं भी अपनी कोई लड़ाई लड़ रहा हूं, आप भी अपनी कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। करना ये होता है कि जब मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जब मेरा वाला युद्ध चल रहा है, तब आप भी तो तलवार भाला लेकर के आइए, खड़े होइए। तब तो मैं आप वाले लड़ाई के समय में कुछ तीर धनुष त्रिशूल लेकर के आऊंगा। जब आप मुझसे कुछ मदद मांग रहे हैं तो आप भी तो सर बताइए ना कि आप भी मेरी कुछ ये मदद कर सकते हैं। या मैं अगर किसी से मदद मांगने गया हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने दुखों को कम करना चाहता हूं और खुशी अर्जित करना चाहता हूं। तो मैं अगर उस सामने वाले व्यक्ति को ये बताने में सफल रहा कि सर मैं भी आपके दुखों को इस तरह कम करने में मददगार हो सकता हूं, जो भी मेरी हैसियत है, और आपको भी मेरी वजह से कुछ खुशियां मिल सकती हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसी तरह से समाज चलता है कि हम एक दूसरे के दुखों को कम करने में और खुशियों को बढ़ाने में कुछ मदद कर सकें, तो वो व्यक्ति भी जो है अपने आप हमारे साथ खड़ा होगा और वो हमारी मदद करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये सामने वाले व्यक्ति तक ये बात पहुंचा पाना। इसमें आपने जो कहानी का पात्र लिया है वो एक भिखारिन ली है, तो भिखारिन पात्र लेने के पीछे आपकी क्या मंशा रही? इवन वो भिखारिन जिसको मैनेजमेंट की, साइकोलॉजी की किसी सिद्धांत का कोई पता नहीं होता है, वो भी जब आपसे मदद मांगती है कि 10 रुपए दे दो, तो वो भी बताती है कि वो भी आपकी मदद कर रही है। क्या वो कहती है कि कुछ नहीं, तो आपको आशीर्वाद दे रही है कि आप जो है जीवन में बड़े काम कर सकें। तो आप, कोई कह सकता है कि मैं तो उनके किसी काम का नहीं हूं, काम के हैं। कम से कम आप जा करके उनको बताइए कि मैं आज सुबह आपके लिए प्रार्थना करने ये मंदिर में गया था या गई थी और मैं ये प्रसाद लेकर के आई हूं, ये भी उनकी मदद ही हुई। तो कम से कम ये मदद करने के काबिल तो हर व्यक्ति है ना। वो अगर भाव आपके मन में रहेगा तो आप मदद कर सकते हैं, कुछ नहीं तो लोगों के लिए दुआएं तो मांग ही सकते हैं। तो वो भिखारी जिसको कोई समझ नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं की होती है, वो भी इस बात को समझती है और प्रैक्टिस करती है। सकारात्मक रहें और दूसरों की छोटी लाइन के सामने अपनी बड़ी लाइन खींचें, ये शीर्षक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नवीन जी? मैंने अभी बहुत छोटा जीवन रहा है, लेकिन अभी तक के जीवन में मैं कभी ऐसे लोगों से, बहुत लोग कहते रहे वो बड़े ही खराब आदमी हैं, वो ऐसे हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, लोग आपका नुकसान कर देंगे, आप लोगों को अपनी बातें मत शेयर किया करिए। मैं मानता हूँ कि अगर मेरा कोई सपना है, अगर मेरा कोई लक्ष्य है, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना इतना कठिन होता है, इतना ऊर्जा लगाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना तो नहीं, कुछ अपने किसी सपने के पीछे नहीं भाग रहा है, वो दूसरों का कुछ नुकसान कर रहा है, तो ये मान लीजिए कि जीवन में कभी बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। आप आंख उठा के चारों तरफ देख लीजिए, इस दुनिया में वही लोग बहुत बड़ा काम किए हैं, बहुत बड़ा व्यक्ति बने हैं, जो अपने सपनों के पीछे दिनों रात लगे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों का नुकसान करने का सोचा है, वो कभी बड़ा व्यक्ति बन ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास अपने सपनों को साकार करने के लिए समय ऊर्जा की कमी पड़ जाती है। तो आपको ऐसे लोगों से तो भयभीत या उनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वो खुद कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, तो आपका वो क्या ही बिगाड़ेंगे।
तो हमेशा अपनी लाइन को बड़ा करने पर फोकस करिए। मत सोचिए वो आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना एक नहीं हो पा रहा है, आप 10 लोगों का कैसे कुछ बिगाड़ पाएंगे। जो व्यक्ति ये कर रहा है उसके बारे में आपको सोचने की, उससे भयभीत होने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है। नवीन जी, आपने जिन पात्रों को गढ़ा है उनमें कई सारे पात्र जो हैं, जैसे कि एक बच्ची है गोली की लमचूस कहानी, और BHU के विक्रम भैया, बॉक्सर भैया, इन पात्रों को गढ़ने के पीछे आपका क्या कोई स्पेसिफिक उद्देश्य रहा? आपने ऐसे पात्रों का नाम कहाँ से लिया? ये पात्र आपके दिमाग में कहाँ से आए ये कहानियाँ लिखते टाइम, इस पुस्तक को लिखते टाइम? और आपने कैसे सोचा कि इन्हें मैनेजमेंट की थ्योरीज के साथ भी रिलेट किया जा सकता है? मेरा प्रयास यही रहा है कि मैं इन मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की जो क्लिष्ट थियरीज़ हैं उनको मैं आम जन तक पहुंचाऊं जो इस विधा से बहुत दूर हैं। तो अगर मैं उनसे रिलेटेबल कहानियां नहीं बनाऊंगा, उनसे रिलेटेबल मैं पात्र नहीं रखूंगा, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। उनको वो पेप्सिको और एप्पल और फेसबुक की वो केस स्टडीज़ उनको नहीं समझ में आएंगी, उनको वहीं गांव घर की कहानियां ही समझ में आएंगी। तो इसलिए उनके बीच से मैंने पात्र उठाए हैं कि वो रिलेट कर सकें और समझ सकें। इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न ये है कि आपने इसमें कई पुराणों और महाकाव्यों की मदद भी ली है, जैसे रामायण, महाभारत, चाणक्य नीति। इन पुराणों को या पौराणिक ग्रंथों को लेने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? मुझे ये लगता है कि आखिर हम सिर्फ जो पाश्चात्य थियरीज हैं उन पर ही भरोसा क्यों करें, उनकी ही बातें हम क्यों मानें। और अगर हमें उन गांव घर के लोगों को समझाना है कोई बात, तो वो लोग रामायण, महाभारत, ये जो अपनी पुस्तकें हैं ना, ये जो वेद पुराण है, इनको लेकर के उनके मन में बड़ा ही पवित्र भाव होता है। वो भले किसी मैनेजमेंट की थियरी को उतना ना माने, लेकिन उनको अगर आप ये कह दें कि ये रामायण में ये बात लिखी है, तो उसको एकदम से मतलब वो लक्ष्मण रेखा मान करके उसको बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए मैंने इनका भी सहारा लिया, जिससे कि उन तक मैं पहुंचा पाऊँ कि ये सिर्फ वो थियरी और वो बिजनेस स्कूल का ही मामला नहीं है। मामला ये है कि ये बहुत पहले समय से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महाकाव्यों में भी ये बातें लिखी गई हैं। तो आप भी उसको प्रैक्टिस करें और जीवन में अपने उतारें। इस पुस्तक को लिखते टाइम किस पाठक वर्ग को ध्यान में रखा आपने? शुरू से लेकर आखिरी तक आपके 36 चैप्टर हैं, 36 चैप्टर्स में आपने किन पाठक वर्गों को ध्यान में रखते हुए पुस्तक लिखी है? मैंने पूरे समाज को ही ध्यान में रखा। दरअसल मैंने देखा है कि बच्चों को शुरू से ना बड़ी आदर्शवादी बातें बताई जाती हैं कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। समाज वैसा लेकिन होता नहीं है। और जब तक ये बातें समझ में आती हैं, इतना समय और ऊर्जा खत्म हो चुका होता है कि बहुत निर्णय लेने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता नहीं, क्योंकि हर चीज़ एक सिग्निफिकेंट टाइम चाहिए ना आपको प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। 25 साल तो हमको जीवन में खड़े होने में लग जाता है, उसके बाद ले दे करके 20 साल और होता है। उस 20 साल में ही आप चाहे जो बन जाएं, बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, बड़े ऑफिसर बन जाएं, बड़े लेखक बन जाएं, जो भी। तो मैंने कई किताबें भी पढ़ी, 48 लॉज ऑफ पावर, ऐसी किताबें जिसमें वो लोग समझाते हैं कि दुनिया के साथ कैसे खेलना है, आप कैसे लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं युवाओं तक ये बातें पहुंचनी चाहिए आसान भाषा में। अच्छा, मैं अगर सिर्फ मैं कहता कि मैं कह रहा हूँ इसलिए ऐसा करो, तो मुझ पर कोई क्यों ही भरोसा करता। इसलिए मैंने मैनेजमेंट की थियरीज ली कि भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, यही बातें IIM और हार्वर्ड जैसे बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। इसलिए मैंने रामायण महाभारत का जिक्र किया कि सिर्फ ये मैनेजमेंट थियरी और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं महाकाव्यों में भी कहा गया है कि दुनिया ऐसी है और सावधान रहिए, और इन चीज़ों को आप गलत मत बनिए, आप किसी के साथ गलत मत करिए, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है ना कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ गलत ना करे। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से मैं उनको उन हथियारों से लैस करना चाह रहा हूं जो आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं यूज़ करना है, लेकिन इसलिए ज़रूर रखिए कि कोई दूसरे लोग आपका नुकसान ना कर सकें। इसलिए मतलब सभी को ध्यान में रख के जो एकदम आदर्शवादी समाज के बारे में जो बातें होती हैं, उससे इतर जो व्यवहारिक समाज है उसके बारे में युवाओं तक और लोगों तक पहुंचाने के लिए।
आखिरी शीर्षक जो मैं रखना चाहूँगी श्रोताओं के सामने, संघर्ष करने से व्यक्ति जल्दी परिपक्व हो जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे नवीन जी? मैं आपको अपना व्यक्तिगत जीवन यात्रा बताता हूँ 30-35-40 सेकंड में। जब मैं, मेरी मम्मी भी यहाँ बैठी है, जब मैं अपनी माँ की पेट में, बहुत लोग कहते हैं कि संसाधन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मैं मानता हूँ कि जीवन ना वो ताश के कार्ड्स होते हैं ना, ताश का खेल है। आपको शिकायत नहीं करनी है कि मेरे हिस्से में ये वाली पत्ती आई है, एक्का नहीं आया, किंग नहीं आया। जो पत्ते आपको मिले हैं, आपको उन्हीं पत्तों से खेलना है और बाजी जीतनी है। जो परिस्थिति आपके सामने है, जिस फैमिली बैकग्राउंड में आप पैदा हुए हैं, शारीरिक रूप से अगर दोनों हाथ पैर हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, देख पा रहे हैं तो भी ठीक, नहीं देख पा रहे हैं तो भी ठीक। जो भी ईश्वर ने आपको भेज दिया है, आपको उसी परिस्थिति में उन्हीं संसाधनों से जिंदगी की लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। जब मैं अपनी माँ की पेट में 6 महीने का था, तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरी 2 बड़ी बहनें, मेरी माँ 8वीं पास, वो अगर हार मान जाती तो क्या करती? लोग कहते हैं कि पिताजी किसानी, अरे है ना, कम से कम छोटी सी नौकरी करते हैं। फिर वही बात, पिताजी क्या करते हैं वो किनारे करिए। एक मनुष्य के अंदर इतनी ताकत होती है कि अगर वो दिनों रात अगर लग गया, मैंने सिर्फ यही किया है, 2 ही 3 चीज किया हूं। इतना मेहनत किया हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि इससे ज्यादा मेहनत कर सकते थे, मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैं इससे ज्यादा कर सकता था। एक दूसरा, मेरे जीवन के सारे निर्णय साहस पर आधारित रहे हैं। मैं कोई भी निर्णय डर कर नहीं लेता हूं, चाहे वो जीवन का कोई भी निर्णय हो। मेहनत इतनी करिए कि आपको लगे कि अब इससे ज्यादा करूंगा तो मर जाऊंगा। निर्णय ऐसे लीजिए कि आपका हृदय कांपता रहे, कि आपको लगे कि अब इससे ज्यादा लेता तो हार्ट अटैक हो जाता। एक दिन मैं अपनी मम्मी को ऐसे ही, मैं घर पे बैठा था, 3-4 फोन किया, गांव पे किया, ये किया, केस फौजदारी, दीदी लोग, ये वो। मैं कहा कि मम्मी कभी कभी हृदय कांपने लगता है, इतने ढेर सारी जिम्मेदारियां और इतनी चीजें दिमाग में चल रही होती। तो बड़ी अच्छी सुंदर 2 लाइन मेरे जहन में आ गई। तो मैं मम्मी से कहा कि मम्मी, जब सर पर ज्यादा बोझ होता है तब पैर कांपते हैं, लेकिन जब कंधे पर ज्यादा बोझ होता है तब हृदय कांपता है। तो जो भी जिम्मेदारियां, आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये भी हम ही करें, हम अकेले हैं, ये सब। अरे यार, ईश्वर ने आपको यहां भेजा है, कुछ सोच के भेजा होगा ना। अगर वो जिम्मेदारी दिया है तो उसका खुशी खुशी और पूरे मतलब उसको ओन करके उसको निभाइए। प्लीज जो है कंप्लेनिंग मोड में जीवन मत रहिए। कम से कम मैं बोल पा रहा हूं, ये कम है क्या? ईश्वर ने सबको आवाज भी नहीं दी है, ईश्वर ने सबको नजर नहीं दी है, देख पा रहे हैं, ये कम है क्या? तो बस मैं यही कहूंगा कि जो भी, जिस भी परिस्थिति में आप इस जीवन में आए हैं, वो परिस्थिति को स्वीकार करिए और अपने हिस्से की लड़ाई बहुत ही भीषण तरीके से लड़िए। सफलता अपनी जगह पे है, बट लड़ाई जो है वो बड़ी जोरदार होनी चाहिए। आप जब जीवन खत्म करें तो लगे कि यार लड़ाई बहुत शानदार लड़े थे। ये है। बेहतरीन सर। 2 लाइनों से अंत करना चाहूंगी सत्र का। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। थैंक यू। प्रवीण सर की परमिशन से 2 क्वेश्चंस लेना चाहूँगी ऑडियंस से। यदि कोई 2 प्रश्न हो ऑडियंस से तो प्लीज़ नवीन सर के लिए। हेलो सर, अभी जहां आप कार्यरत हैं वहां व्यवसाय का मैनेजमेंट होता है, लेकिन आपने जो किताब लिखी वो लाइफ मैनेजमेंट के बारे में लिखी। तो ये जर्नी कैसे व्यवसाय से लाइफ की तरफ, और दोनों में कौन ज़्यादा सरल है, व्यवसाय मैनेजमेंट करना कि जीवन मैनेजमेंट करना? ये बिजनेस मैनेजमेंट ना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। कोई मुझसे पूछे कि आप जीवन में किस तरह की नौकरी करना चाहते हैं,
जैसे मैं IIM में मेरा पद है सीनियर मैनेजर गवर्नमेंट अफेयर्स। मेरा काम होता है सभी ब्यूरोक्रेट लोगों के साथ मिल करके कि भाई सरकार के साथ IIM इंदौर क्या कर सकता है वो काम। तो मुझे ये पसंद इसलिए है क्योंकि जैसे मनीषा मैम बैठी हैं तो हम लोग इंदौर पुलिस के साथ इस पे काम किए कि बच्चियाँ 18 साल से कम उम्र की बच्चियाँ घर से क्यों भाग जाती हैं। हम इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ काम करते हैं कि कैसे शहर स्वच्छ हो। तो मुझे लगता है, मुझे कोई कह दे कि तुम जो है अपोलो टायर्स के कंट्री हेड बन जाओ, मैं कभी नहीं करूँगा। मुझे अपोलो टायर बिकवाना है, यही जीवन, इसीलिए मैं पैदा हुआ हूँ इस धरती पे कि कोई एक किसी ने एक कंपनी बना दी है, अब मैं वो मुझे कुछ पैसे दे रहा है महीने के अंत में और मैं अपना पूरा जीवन लगाऊं किस लिए कि उसका जो है कंपनी बड़ा हो जाए या अपनी खुद की कंपनी बना करके मैं बड़ा। मुझे ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप इस धरती पे आए हैं और ईश्वर ने ऐसे वर्चूज आपको दिए हैं कि आप इतने साहसी हैं, आप बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितनी ज़्यादा लोगों का आप इम्पैक्ट कर सकें, लोगों को आप साहसी बना सकें, लोगों को आप सही दिशा दिखा सकें, वो जरूरी है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत छोटी चीज़ है। तो मुझे ये जीवन प्रबंधन मुझे ज़्यादा ठीक लगता है बजाय उस व्यवसायिक प्रबंधन के। धन्यवाद सर। आपको पूछना है, वहीं से पूछ लें ऐसे ही। आपके जीवन में इतनी परेशानियां आई, लेकिन जब आपकी हिम्मत टूटती है तो आप उससे कैसे निकलते हैं, उससे कैसे आगे बढ़ते हैं? दरअसल क्या होता है कि मैं असफल होना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अगर मेरी हिम्मत टूटती भी है तो मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी हिम्मत के साथ बहुत ढेर सारे मेरे अपने लोग हैं जिनकी भी हिम्मत है। तो अगर मेरी हिम्मत टूट गई तो अकेले की नहीं टूटेगी, बहुत कुछ टूट जाएगा उसके साथ। तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जिम्मेदारी का बोध है, बहुत ढेर सारे लोग हैं, सबके घर परिवार है, लेकिन मसला है कि वो बोध है क्या आपको कि नहीं ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं और इनको ये पूरा जो हमारी परिस्थिति है इसको बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। ये जिम्मेदारी का बोध अगर आपको है तो हिम्मत उम्मत आपकी टूटेगी नहीं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब क्या करेंगे? वो जब चूहा बिल्ली दौड़ाती है, चूहा भागता है तो भाग जाता है, क्यों? क्योंकि वो पकड़ा जाएगा तो मर जाएगा। तो जिम्मेदारी का बोध अगर आपको है तो हिम्मत टूटेगी नहीं, वो आप कर ले जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच सर।